कहाँ गया हूँ? ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर सब्सटेंस पेंटर। और सब्सटेंस पेंटर में बेसिकली ये सॉफ्टवेयर जो है वो किस चीज़ के लिए है? इट्स अ 3D टेक्सचरिंग सॉफ्टवेयर, जिसमें 3D ऑब्जेक्ट जो है वो डाल के आप उस पर डायरेक्ट पेंटिंग करते हैं या उस पर कोई प्रिंट्स कर सकते हैं। सो ज़्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है, तो प्रोबेबली ये हम एक या दो क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे। इंटरफेसेस के विषय में आपको ऑलरेडी पता हुआ है ना? आई थिंक हमने पहले भी क्लास ली हुई है, पर हम यहाँ पे थोड़ा ओवरव्यू की बात कर लेंगे ताकि आपको कुछ भूले ना। ओके, सो सब्सटेंस पेंटर में सबसे पहले जब आप सॉफ्टवेयर शुरू करेंगे तो आपको एक वेलकम स्क्रीन मिलेगी। इसके अंदर आपको सो स्क्रीन मिलेगी जहाँ पे आपको ट्यूटोरियल, ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन, स्टार्ट पेंटिंग, वेबसाइट, फोरम और कम्युनिटी एसेट मिलेंगे। अगर आप ट्यूटोरियल में जाएंगे तो ये समझ लीजिए कि सब्सटेंस से रिलेटेड जो भी कम्युनिटी में ट्यूटोरियल डाल रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। ये एक्चुअली ऑफिशियल ट्यूटोरियल्स बनवाए जाते हैं, तो वहाँ से मिल जाएंगे। ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन, दैट मीन्स अगर आपको वीडियो ट्यूटोरियल्स नहीं देखने हैं और केवल पढ़ने का काम करना है, बुक्स चाहिए, तो वो यहाँ मिलेंगे। पेंटिंग यानी काम करने के लिए शुरू करना है अगर डायरेक्ट, तो आप स्टार्ट शुरू कर सकते हैं। वेबसाइट्स, अगर आपकी इनको ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है सब्सटेंस की, तो वहाँ जाइए। फोरम्स यानी किसी ने कोई गलती के बारे में डिस्कशन किया है तो वहाँ जा सकते हैं। और कम्युनिटी एसेट यानी कभी किसी ने कोई चीज़ बनाई और वो वहाँ डाल दी है ताकि आप उसमें प्रैक्टिस करने के लिए यूज़ कर सकें, तो आप कम्युनिटी एसेट में जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ डू नॉट डिस्प्ले कर दोगे तो वो चल जाएगा। स्टार्ट पेंटिंग पे क्लिक करोगे तो एक विज़ार्ड ओपन हो जाएगा जिससे काम करने पे होगा। अगर मैं क्लिक करूँ स्टार्ट पेंटिंग में तो आपके पास डायरेक्ट वर्क आ जाएगा ऑब्जेक्ट का। क्लोज करता तो मुझे एक विज़ार्ड मिलता जिसमें मैं वो काम कर सकता हूँ, यानी अपना ज्योमेट्री इंपोर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, सब्सटेंस पेंटर पे जब आप वर्क करना शुरू करेंगे तो इसका जो व्यू पोर्ट है उसको आप चेंज कर सकते हो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये मैक्स और माया के क्या बोलते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट्स के हिसाब से काम करता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं। नाउ यूज़ करने का तरीका, मैं पेन टैब यूज़ कर रहा हूँ, माउस से भी कर सकता हूँ बट पेन टैब यूज़ कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा फ्लुएंटली हम काम कर सकें। ओके, सो मेन्यू बार आपको यहाँ पे मिलता है। पाइथन पे बना हुआ सॉफ्टवेयर है तो इसलिए पाइथन के भी ऑप्शन मिलेंगे। अब आप बोलेंगे पाइथन का ऑप्शन क्यों दे रहा है? इसका रीज़न ये है कि सब्सटेंस पेंटर पे स्क्रिप्ट अप्लाई करके टेक्सचर के ऊपर में कोई स्क्रिप्ट अप्लाई की जा सकती हैं। ठीक है, अगर आपको पाइथन आता है तो। पाइथन के ऊपर में बनी हुई लैंग्वेज है जावा स्क्रिप्ट, तो अगर कोई मार्केट से आपको प्लगइन या ऐसी स्क्रिप्ट मिलती हैं जो कि ये काम कर सकती हैं, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। जस्ट गिव मी अ मोमेंट।
ऑल राइट। सो सबसे पहले आपको मेन्यू स्क्रीन मिलती है। अगर प्लगइन वगैरह डाउनलोड करनी है या अपलोड करनी है तो जावा स्क्रिप्ट से यहाँ से अप्लाई होगी वो सारी प्लगइन्स आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर में। वहीं व्यू पोर्ट में आपको डिस्प्ले मटेरियल वगैरह, ये यानी कि ये जितनी भी चीज़ है जो आप यूज़ करना चाहते हो, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ से भी मिलते हैं। इसके शॉर्टकट मिल जाएंगे, रेस्पेक्टिवली आप काम कर सकते हो। विंडोज़ में आपको कैसे पैनलिंग करना है वो ऑप्शन आपको मिलता है। मोड्स देखो ज़्यादा है ही नहीं, तो इसको सोचो ही नहीं कि ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है या कुछ है, छोटा ही सॉफ्टवेयर है, इजी काम होगा। मोड पेंटिंग मोड या रेंडरिंग मोड में जाना है तो वो देख सकते हो। एडिट है, अंडू, प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन, अगर कोई सेटिंग्स आपको करनी है प्रोजेक्ट को रिलेटेड तो वो कर सकते हो। फाइल में वही फाइल ऑप्शंस होते हैं, तो ज़्यादा बड़ा मेन्यू बार है नहीं। अब यहाँ पे देखो लेफ़्ट साइड में टूल बार है, ठीक है, सारे टूल, सेटिंग, पेंटिंग से रिलेटेड जितनी चीज़ें लगेंगी वो यहाँ मिल जाएंगी, ठीक है। वहीं एसेट्स ऑप्शन है, यानी कि ये बने बनाए शेडर्स हैं, ऑलरेडी बने बनाए मटेरियल्स हैं, शेडर भी नहीं बोलूँगा, मटेरियल्स हैं। और आप लोगों को वो थ्योरी तो मैं बता ही चुका हूँ टेक्सचरिंग की, कि जिसमें शेडर और मटेरियल अलग अलग होता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल है। शेडर्स में एक ही तरीके की शेडिंग होती है। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको नॉड बेस्ड सिस्टम्स नहीं मिलते जिसमें फ्रीडमली आप कहीं पे भी कोई भी चीज़ फिक्स करें। ये सॉफ्टवेयर जो है वो लेयर बेस्ड सिस्टम है। इसका मतलब गिनी चुनी लेयर्स हैं, उन्हीं टाइप की लेयर्स पे काम होगा, उसी में आउटपुट अच्छा आएगा। तो इन्होंने क्या कर दिया, सारी चीज़ों को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया है, यानी कॉम्पैक्ट कर दिया है, राइट। यहाँ पे ऊपर में कुछ आपको स्पेसिंग, स्ट्रोक्स, फ्लो, साइज़ की वैल्यू मिल रही होगी। ये क्या होंगे तो आप डेफिनेटली ये जानते हो, क्योंकि आप लोगों ने फ़ोटोशॉप किया हुआ है। ये एग्जैक्टली वही ऑप्शंस है जो फ़ोटोशॉप के ब्रश ऑप्शंस होते हैं। तो ये ब्रश ऑप्शंस हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका जो भी वैल्यू आप देख रहे हो, इसमें जितने कैमरा लगे हुए हैं वो कैमराज आपको मिल जाएंगे। मटेरियल में जितनी चीज़ें लगी हुई हैं मटेरियल की, वो सारी चीज़ें इंडिविजुअली चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ये वाला जो पैनल है इसको 2D पैनल बोलते हैं। ये 3D पैनल है, इसलिए इसमें जब आपको मूव एंड रोटेट करना है तो वही ऑल्ट दबा के ऑर्बिट करोगे, और मिडिल माउस बटन, ऑल्ट दबा के मिडिल माउस बटन, और पैनिंग होगा मिडिल माउस बटन से, और ऑल्ट दबा के राइट क्लिक करोगे तो जूम इन जूम आउट होगा, ठीक है। एंड वही है, अगर दूर आ गए तो F दबा के फोकस कर सकते हो ज्योमेट्री में, ठीक है। ये बेसिक उस पर काम करना शुरू करने के लिए यूज़ होता है। 2D पैनल में डायरेक्ट टेक्सचरिंग की जा सकती है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कोई भी कलर टेक्सचर या पेंट करते हो वो वहाँ पे आ जाता है ना। जो भी आप पेंट करते हो वो सब यहाँ पे आपको अवेलेबल रहता है। इसको भी ऑल्ट दबा के रोटेट किया जा सकता है अगर आपको स्ट्रोक्स में कोई दिक्कत महसूस हो रही हो तो। कंट्रोल Z और शिफ्ट दबा के ऑल्ट शिफ्ट करोगे तो ये एक्चुअल में स्नैप होना शुरू हो जाएगा एक जगह पे, ठीक है। और इसको भी पैन कर सकते हो, जूम इन जूम आउट कर सकते हो राइट माउस बटन ऑल्ट के साथ दबा के, ठीक है। तो अब ये फिक्स कर दिया, ये कहीं पे भी पुट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे व्यूज़, मटेरियल वैसे ही मेटेलिक चेक करना हो, नॉर्मल चेक करना हो, हाइट चेक करना हो, वो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, या ड्रॉ कर सकते हो। चेक करना यानी ड्रॉ भी कर सकते हो। राइट में टेक्सचर सेट आता है आपके पास, और ये जो पैनल होता है ना, ये पैनल आपको 3 भाग में डिवाइडेड मिलेगा। इसमें पहला है टेक्सचर सेट लिस्ट, दूसरा है लेयर यानी लेयर सिस्टम, और तीसरा है आपका प्रॉपर्टीज पेंट यानी प्रॉपर्टीज सिस्टम।
तो कोई भी शेडर या कोई भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हो उसका प्रॉपर्टी सिस्टम में ऑप्शन मिलेगा, बराबर। राइट में आपको और एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि सॉफ्टवेयर के डिस्प्ले के साथ या उनकी कलर्स या उनकी लाइटिंग के लिए यूज़ करने के लिए आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे। शेडर सेटिंग्स, लाइटिंग सेटिंग्स, है ना, हिस्ट्री और आपका लॉग। लॉग उन्हीं व्यक्तियों के काम आता है जो सॉफ्टवेयर पहले सीख चुके रहते हैं, है ना। तो आप जैसे माया की लॉग शीट तो आपने कभी चेक नहीं की होगी, वही बोल रहे, चेक तो की नहीं, मैक्स और माया की लॉग शीट चेक नहीं की। तो ये लॉग शीट क्या होता है, जितने भी इफेक्ट अप्लाई होते हैं या जो भी फंक्शन आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर में जितने काम हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक्सट्रूड भर किया है तो कितने काम एक्सट्रूड में हो रहे हैं, कितने फंक्शन कॉल हो रहे हैं, कितने फंक्शन कॉल नहीं हो रहे हैं, ये सारी वैल्यू लॉग शीट में लिखी होती है। तो जब आपको पता चल जाता है लॉग शीट के विषय में तो आप अपनी मर्जी से किसी भी फंक्शन को मॉड्यूल कर सकते हो, यानी चेंज कर सकते हो। आई ऑलरेडी अर्लियर टोल्ड यू, लाइक when the first time we were learning about Maya, I had told you that time about the scripting, कि how to do that script in Maya. So वो चीज़ लॉग शीट से की जा सकती है। अब बात आती है हमारे टेक्सचर सेट लिस्ट की, लेयर्स की और प्रॉपर्टीज पेज की। टेक्सचर सेट लिस्ट कम में फ़ायदा ये होता है कि इसको ऐसा समझो जैसे मैक्स में मटेरियल आईडी बनाते हैं, यानी कि आप क्या करते हैं, मटेरियल के आधार पे ऑब्जेक्ट को आइसोलेट कर देते हो, उसकी एक आईडी बना देते हो। तो आप केवल उतनी ही चीज़ सेलेक्ट कर सकते हो जितनी सी चीज़ आप एक लेयर में एक ग्रुप में डाल सकते हो, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आपको पेंटिंग करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस टकले कैरेक्टर के गर्दन वाला हिस्सा पेंट करना है तो अभी अगर मैं इसको ऐसा करूँगा तो इधर के बीच का एरिया मैं पेंट नहीं कर सकता, मैं केवल इतना ही पेंट कर सकता हूँ, राइट। इवन दो ये गया है यहाँ से, मैं इधर पे कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अगर 3D व्यू में चाहिए तो व्हाट विल आई डू, तो मैं यहाँ से जाके क्या करूँगा, बॉडी को आइसोलेट कर दूंगा, हाइड कर दूंगा। तो अब क्या होगा, मैं आसानी से यहीं पे ड्रॉ कर पाऊंगा ना। अब इसको ऑन कर दूंगा बॉडी को तो फिर वहीं पे आ जाएगा वो। अगर आप 2D व्यू में, क्योंकि आप लोग फोटोशॉप में काफ़ी समय से टेक्सचरिंग कर रहे हैं तो आप लोग को ये 2D व्यू ज़्यादा अच्छा जमेगा कि 3D में देखो और 2D में ड्रॉ करो। टैब से फुल स्क्रीन होता है कोई भी एडोब का सॉफ्टवेयर जो होता है, तो वो टैब से व्यू चेंज होता है उसका। ये मटेरियल आईडी मोर कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स को टेक्सचर करने के लिए यूज़ होती है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा ज्योमेट्री है जो कि सिंपल नहीं है, जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो फिर उसके लिए टेक्सचर आईडी यूज़ करते हैं। ये डिफ़ाइन कैसे होती है, 3D सॉफ्टवेयर में डिफ़ाइन की जाती है। तो एक वर्क फ्लो में देख लेंगे कैसे वो डिफ़ाइन होती है। मटेरियल आईडी दी जाती, जो भी आप मटेरियल देते हो अगर आप उसका नाम से उस मटेरियल को पहले से 3D सॉफ्टवेयर में डिसाइड किया जाता है ये चीज़, ये सब्सटेंस नहीं डिसाइड करता। तो ये 3D सॉफ्टवेयर डिसाइड करता है कि ये कौन से प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। तो जब 3D से एक्सपोर्ट करोगे तब इसको बताना पड़ता है। Earlier we had done it in layers and we had isolated it with shaders, तो हमने shaders बता के उसको आइसोलेट किया था, शेडर से ही आइसोलेट होता है वो। यहाँ पे हमारे पास लेयर्स है, लेयर्स आर द प्लेसेस वेयर यू एक्चुअली पुट फॉर पेंट। तो आपका जो भी लेयर होगा वो आप लगा सकते हो, उसके ऊपर में डायरेक्ट पेंटिंग कर सकते हो। लेयर्स में बहुत सारी लेयर्स नहीं है, केवल 5 डिफरेंट टाइप्स की लेयर्स हैं। आपके पास हाइट, नॉर्मल, रफनेस, मेटेलिक और बेस कलर ऑप्शन होता है। बेस कलर को आप अल्बेडो भी बोल सकते हो, अल्बेडो मैप भी होता है जो कि बेस कलर मैप होता है। मेटेलिक रिफ्लेक्शंस के लिए होता है,
ठीक है, तो लोग ने शाइन, स्पेकुलर, स्पेकुलर तो नहीं लेकिन शाइन्स को और रिफ्लेक्शंस को, रिफ्रैक्शन को, ये सब को मेटेलिक में डाल दिया है। वहीं रफनेस स्पेकुलर का होता है, स्पेकुलर को कंट्रोल करता है। नॉर्मल जो होता है वो बम्प को कंट्रोल करता है, ठीक है। और हाइट जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट को कंट्रोल करता है। डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल में या हाइट और नॉर्मल में या डिस्प्लेसमेंट और बम्प में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? हुँ? देखो, नॉर्मल एक सिंपल सा है, आपने जो बोला कि नॉर्मल जो है वो फेसेस पे वर्क करेगा और हाइट जो है वो उसके एजेस पे काम करेगा। आप जा सही रहे हैं, बस एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा गड़बड़ है। सिंपल सा पॉइंट ये है चीज़ का है कि नॉर्मल वो वैल्यू होगी जो कि फेसेस पे काम करती है, करेक्ट बात है। प्लस उसको बढ़ाने या कम करने के लिए, यानी कि नॉर्मल में जब बढ़ाते हैं तो स्क्रैच बढ़ता है, कम या ज्योमेट्री को स्कल्प्ट करने के लिए नॉर्मल यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो उसमें बढ़ाने और कम करने के लिए वैल्यूज़ जो होती हैं वो एक तरीके से वर्चुअल वैल्यू होती है, जो कि रेंडर के समय पे रेंडर सॉफ्टवेयर अपने आप से काउंट करने लगता है, ठीक है। वहीं हाइट या डिस्प्लेसमेंट मैप जो होता है वो एक्चुअली सब डिवीजन के बिना काम नहीं कर सकता। मतलब अगर उसको सब डिवीजन अच्छे दोगे तभी वो ज्योमेट्री को डिफॉर्म कर पाएगा, अदरवाइज वो इसको डिफॉर्म नहीं कर सकता। डिस्प्लेसमेंट मैप ज्योमेट्री के डिफॉर्मेशन के लिए यूज होता है, वहीं नॉर्मल मैप ज्योमेट्री के स्कल्पटिंग या डिटेल्स के लिए यूज होता है। इसमें ये मेजर डिफरेंस होता है। हाइट्स का यूज करके आप डिटेल्स ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि उस जगह पे आपको उतनी सब डिविजन्स देनी होंगी, तभी वो डिटेल्स दिखेंगी। अदरवाइज हाइट का जो मेजर यूज होता है वो वॉल्यूम के साथ होता है, वॉल्यूम को डिफॉर्म करना होगा तब आप हाइट मैप यूज करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे इतने 5 ऑप्शंस मिलते हैं, इन्हीं का यूज़ करके पूरी टेक्सचरिंग पेंट की जा सकती है, क्योंकि इनसे रिगार्डिंग जो टूल्स हैं वो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो मास्किंग के लिए, इफेक्ट के लिए, लेयर के लिए, फिल लेयर और ऐड प्रीसेट लेयर, कोई भी ऐसी चीज़ें जो एक्स्ट्रा यहाँ पे लानी है वो ला सकते हैं। लेयर जो है इलस्ट्रेटर की लेयर जैसा काम करती है, तो यानी कि इसके अंदर सब लेयर्स भी हो सकती हैं, ठीक। प्रॉपर्टीज पेंट के अंदर पे यहाँ पे वही प्रॉपर्टीज, यानी जो भी चीज़ आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज यहाँ पे आएगी। यहाँ पे ब्रश की सेटिंग्स भी होगी, तो यहाँ पे अल्फ़ा वैल्यूज़ की भी सेटिंग होगी, मास्किंग की भी सेटिंग होगी और मटेरियल की भी सेटिंग होगी। ये सारी सेटिंग्स यहीं मिलती हैं और कहीं नहीं। तो इंटरफेस आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इतना ही है अमूमन इंटरफेस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हाँ, थोड़े से लाइटिंग के ऑप्शंस होते हैं जो यहाँ नहीं मिलते, लेकिन आगे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब बारी आती है कलरिंग की और टेक्सचरिंग की, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है, जो आपको ज्योमेट्री यहाँ दिख रही है, वो उतनी ज़्यादा कुछ खास ज्योमेट्री है नहीं जिस पे हम कुछ पेंट या वर्क करें। F दबा दोगे तो ये भी फोकस में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब फाइल में जाते हैं और न्यू में जाते हैं और ओके करते हैं। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि न्यू प्रोजेक्ट करते समय जब शुरुआत करते हैं तो आपको एक ज्योमेट्री चाहिए होगी जिसमें आप डिटेल्स ऐड करोगे। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आई विल बी हैविंग सम ज्योमेट्रीज, तो हम देखते हैं कि कौन सी ज्योमेट्री हम यूज़ कर सकते हैं। टेडी बेयर, उसमें डिटेल्स क्या थी? उसमें तो केवल टेक्सचर है। हुँ? तो कितना शेडर डालोगे उसमें? टेडी बेयर में रिफ्लेक्शन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो तुमको पता कैसे चलेगा? है ना? उसमें आईज भी नहीं दिख रही ना उसकी, तो उतने शेड पे काम कर जाता है वो।
देखते हैं, वी हैव लॉट ऑफ स्टफ्स तो। अच्छा, ये सेमी बना हुआ मॉडल है अभी। और ये जो अटक रहा है वो मालूम है क्यों अटक रहा है? थोड़ा सा लैग जो हो रहा है वो इसके कारण से लैग होता है। जस्ट अ मिनट गाइस। यस यस सर, वो एक्चुअली जी आप कॉल लगाए थे। जी सर। यस सर। जी। नहीं सर, इन लोग से कोई इन लोग से कोई बात नहीं हो पाई, मेरी कनेक्ट नहीं हो पाया था मैं। तो मैं देख लेता हूँ उसका, सुमित का क्या बोल रहे, क्योंकि मैंने शाम को तो बोल दिया था इनको कि अगर नहीं होता है तो फिर हम नहीं करेंगे आज से वर्क, लेकिन सुमित से हम बात करके निकालेंगे करके। तो उस समय ओके ओके थे, पता नहीं आप सवेरे मैसेज किए तो डायरेक्ट मना कर दिए करके कि नहीं आ रहे हैं करके। मेरे को दोनों का नहीं पता था कि कौन नहीं आ रहा है करके। सचिन का बस पता था। हाँ सर, क्योंकि मैसेज में मैंने शायद सजल का देखा था कि आई वोंट बी एबल टू कम। अब मुझे नहीं पता था। यस सर। यस सर, उसका कोई करेक्ट बात है सर। जी सर। जी। करेक्ट। जी सर। ठीक सर। जी। जी सर। जी सर। जी सर। ठीक है सर, कल चल के वो कर लेंगे, मैं आपको। जी जी। जी जी। जी जी सर। ठीक। श्योर सर। यस सर। यस सर। जी। जी सर। श्योर सर। डेफिनेटली सर। ठीक सर। हाँ सर, मैं आज रेडी कर देता हूँ। जी। जी। मैं देख लूँगा। यस सर। यस सर, ओके सर। थैंक यू। जोमेटो का स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं। क्या होता है, ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये रेंडरिंग बहुत ज़्यादा लेता है, ये हर चीज़ में रेंडर लेता रहता है, इसके कारण से रेगुलर 2 GB का वैल्यू जाता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कार अभी हम बना ही रहे हैं, तो डेफिनेटली हम लोग उसको यूज़ करेंगे। ये कौन सा फाइल है देख लेते हैं। अच्छा, बैकअप रखे तो डिलीट करना चाहिए ना बैकअप को। चलिए इसी को ले चलते हैं। 2 मिनट बस, इसको थोड़ा सा मैं डिटेल कर दूं।
सा हम इसको डिटेल करके ले चलते हैं सो दैट हमारे पास कैरेक्टर का डिज़ाइन हो जाएगा। और हालांकि इसको भी यूज़ कर सकते हैं बट लेट्स यूज़ इट टिल हियर। ठीक है, इसको क्या करेंगे, 0 0 पोजीशन पे रखेंगे और सब 0 0 पोजीशन पे रखेंगे एंड देन फ्रीज ट्रांसफॉर्म सब कुछ यहीं पे कर लेंगे। ठीक है, अब इसका कोई मटेरियल या कोई इसका अनरैप तय नहीं है तो इसका अनरैपिंग फटाक से कर देता हूँ मैं। इसमें क्या करेंगे, फेस हेड जो है ना वो अलग कर लेंगे। प्रोसेस देख रहे हैं कि कैसे ऑब्जेक्ट वहाँ ले जाते हैं। तो अनरैप कर लो। अब आप चाहे मैक्स में अनरैप करना चाहो तो मैक्स में अनरैप कर सकते हो। सेलेक्ट दैट और प्लानर अनरैप कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया। हम्म, कौन सा वाला? I don't understand why. What was the question? There might be not an issue because I have already done the relaxation for this. So you are saying that this nose is gonna create any issue when if I am doing that texture? Yeah, so I have relaxed it up, so definitely there will not be an issue. But if you face something like that, then you need to adjust, take this whole thing and do another separate UV for that, right? That you can do. And this is not done, so I'll select this one. I'll give it another cylindrical plan. Okay, it's a map for which is gonna stick.
I want this one to move and stick to it, so I'll just go cut and sew, move and sew. Okay, select and control, right, layout. So now we have the neck, we have the face, we have the back of the head, and this one is your bust. So now we are going to take each and everything on a separate basis. So I'm just taking one thing more. अभी हमने क्या किया, हमने अनरैप कर लिया ऑब्जेक्ट को, 0 0 पोजीशन पे भी डाल दिया है. नाउ वी गोना सेलेक्ट इंडिविजुअल एलिमेंट UV शेल एंड विल अप्लाई अ सेपरेट शेडर. उसको शेडर अप्लाई करने से फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे आपको वो मिल जाता है, ज्योमेट्री को आइसोलेट करने का ऑप्शन मिलता है. अगर नहीं करोगे तो सारा ज्योमेट्री जो है वो एक ही यूवी में दिखाई देगी वहाँ पे, है ना. जैसा आपके साथ प्रॉब्लम हो रहा था वो इसी कारण हो रहा था, क्योंकि हमने क्या है, ज्योमेट्री को ओबीजे करके भेज तो दिया लेकिन शेडर अप्लाई नहीं हुए, जिसके कारण मटेरियल आईडी नहीं मिल पाया उसको. तो उसको पता ही नहीं चल पाता सब्सटेंस पेंटर को कि कौन सा ऑब्जेक्ट अलग है कौन सा नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करो और गो टू माया सरफेस शेडर. AI स्टैंडर्ड सरफेस, प्रोबेबली ये अर्नोल्ड स्टैंडर्ड सरफेस होगा. इसको नाम दे देते हैं फॉर फेस. UI एलिमेंट सेलेक्ट करना है, यानी UV शेल सेलेक्ट करना है और फेस अप्लाई कर दो. या you have to do that. ठीक है, एंड देन बस्ट एंड नेक. करेक्ट. अब सबको अपनी अपनी शेडर दे दी गई है और इनके कलर शेड्स आप डाल सकते हो यहीं से ना. जैसे इसको मैं रेड कर रहा हूँ. ठीक है, शेडर भी डल गया, ज़ीरो भी हो गया, अनरैप भी हो गया, सारा चीज़ हो गया. अब इसके बाद इसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे. OBJ या FBX एक्सपोर्टर जो भी है, DAE से भी कर सकते हो, FBX से भी कर सकते हो, OBJ से भी कर सकते हो, आपके ऊपर है. अब यहाँ देखो क्या क्या ऑप्शन है. रेफरेंस ऑप्शन बंद है, डिफ़ॉल्ट फाइल्स एक्सटेंशन वैसे ही रहेगा, इंक्लूड ऑप्शंस वो भी ऑफ है. ग्रुप्स, पॉइंट ग्रुप्स, मटेरियल ग्रुप्स ऑन रखना है, स्मूथिंग और नॉर्मल्स ये सब ऑन रखने हैं. हो गया, सेव, टर्न इट ऑफ.
यहाँ पे ये बोलेगा कि फाइल लेके आना है, तो सेलेक्ट टेम्पलेट। अगर पहले से सेलेक्ट कर लोगे तो ऑब्जेक्ट किस तरीके का रेंडर चाहिए, किस तरीके का लाइटिंग चाहिए, वो सब अवेलेबल है। जैसे देखो डोटा 2 का भी है इधर, तो उसके जो ऑब्जेक्ट वहाँ रख के उनको टर्न टेबल पे रख के जो देखा जाता है ना, वो ऑप्शन पूरा यहाँ मिलेगा। तो गेम्स के अकॉर्डिंग भी दिया हुआ है, या बने बनाए अनरियल इंजन के हिसाब से हो या किसी एक के हिसाब से हो, वैसा सारा ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ। तो ऑब्जेक्ट को वहाँ पे रखोगे तो वो उस रेंडरिंग में नज़र आएगा। ओपन करेंगे 1024 के रेजोल्यूशन में। जितना रेजोल्यूशन आप ज़्यादा रखोगे ग्राफिक कार्ड उतना हैवी होगा। ओपन जीएल और डायरेक्ट एक्स। ओपन जीएल यानी कि आप ग्राफिक कार्ड से मेमोरी यूज़ करके ये काम कर रहे हो, और डायरेक्ट एक्स यानी कि प्रोग्राम रिटर्न सॉफ्टवेयर रेंडर जो होता है, कंप्यूटर के अंदर का जो सॉफ्टवेयर होता है उसके थ्रू। अब ये समझने वाली बात यह है कि ये सॉफ्टवेयर यानी हम डायरेक्ट एक्स जो होता है वो रेंडरिंग के लिए लिखे गए सॉफ्टवेयर हैं, जो कि आपके कंप्यूटर के को बताए जाते हैं कि 3D ऑब्जेक्ट को कैसे रीड करना है। ठीक है, तो वो पहले से बना बनाया प्रोग्राम उसमें होता है कंप्यूटर के अंदर। तो इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर जो होता है वो उस प्रोग्राम्स को यूज़ करके रेंडरिंग दिखाते हैं। एक ये तरीका होता है, नहीं समझे? अच्छा, ये बताओ ग्राफिक कार्ड हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है? क्यों उसने सॉफ्टवेयर बोला, तुमने हार्डवेयर क्यों बोले? तुम सॉफ्टवेयर क्यों बोल रहे हो? हाँ, एक जो अंदर की चीज़ है वो सॉफ्टवेयर होती है, बाहर की चीज़ हार्डवेयर होती है। तुम क्या बोलते हो? क्यों हार्डवेयर है? हार्डवेयर क्यों बोले? उसने सॉफ्टवेयर बोला तो तुमने हार्डवेयर बोला, ऐसा है? या तुमने हार्डवेयर क्यों बोला, ये बताओ। है ना? तुम तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस नहीं करता? क्या होता है फिर? सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है? नहीं पता सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, डिफरेंस? सोचो सोचो, 2 मिनट में गर्म पानी करवा लूँ, क्योंकि मुझे नींद आने लगेगी नहीं तो आप लोग के आंसर सुन के। कभी ये नहीं, आपने गूगल वूगल पे सॉफ्टवेयर रेंडर बोल रहा है तो सॉफ्टवेयर रेंडर का मतलब क्या होता है, हार्डवेयर रेंडर बोल रहा है, हार्डवेयर रेंडर का मतलब क्या होता है, ओपन जीएल क्या होता है, डायरेक्ट एक्स क्या होता है? तुम बताओ। क्या लिखे कुछ? क्वेश्चन घर जाके चेक करूंगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है। सोचो। अरे तुषार तुम बताओ इनको, सॉफ्टवेयर क्या होता है और हार्डवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर बोलते हैं जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन
हाँ। हम्म। तो कंप्यूटर लैंग्वेज की में सॉफ्टवेयर क्या होता है और हार्डवेयर क्या होता है कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर के टर्म पे। ये कंप्यूटर है तुम्हारे सामने पूरा, है ना? बताओ मुझे सॉफ्टवेयर क्या है और हार्डवेयर क्या है। हम्म। ही इज करेक्ट। यही बोल रहे थे आप। तो ग्राफिक कार्ड हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है, आप बताओ। काहे की एक्सप्लेनेशन? तुम तो उसके चक्कर में तुमने बोला था कि उसने सॉफ्टवेयर बोल दिया था, तुम हार्डवेयर बोल दिए। थिंक अबाउट इट। इट इज़ द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन जो कि टेंथ में सिखाया जाता है। कंप्यूटर जब सबसे पहले आता है ना क्लासेस में, नाइन्थ में, तो ये आता है कि ये क्या है, ये क्या है। अभी वो तो अच्छा हुआ पेरिफेरल डिवाइस नहीं पूछ लिया इनसे, नहीं तो वही नहीं बता पाते। जाओ पूछो। है ना? अब कहाँ से आएगा जब सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ही नहीं पता है। डायरेक्ट एक्स सॉफ्टवेयर है, सब्सटेंस पेंटर सॉफ्टवेयर है, माया सॉफ्टवेयर है, आपका क्या बोलते 3ds मैक्स सॉफ्टवेयर है। हाँ, कर लो बात। लाना है? आप तो तुषार को भेज दो, क्लासेस आर मोर इम्पोर्टेंट। सॉफ्टवेयर हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सॉफ्टवेयर। ठीक है। हार्डवेयर, योर कीबोर्ड इज अ हार्डवेयर, your monitor is a hardware, your CPU is a hardware. Inside of CPU there is motherboard, that's also a hardware. On the motherboard there is four types of slots for RAM memory. Your RAM is a hardware. There is a space for hard disks. Hard disk is also an hardware. Your SSD is also an hardware. Your graphic card is a hardware, which is a device which actually fits inside of your, right, exactly inside of your CPU. You saw your graphic card, that is your hardware. And it is not an external device, it is a product. Your car, if you are having a car with you, right? And everybody has a car. You guys might have your own car, or either you have seen a car, or either you have sat on the car, right? Have you seen that in the car what is the software and what is the hardware? You haven't seen your car have a software either, you don't know about it. um, huh? Engine is a hardware, but the one which is calculating your engine and showing you in the form of numerical value, that is a software. Have you seen a barometer? It is used to calculate liquid in liters, right? Barometer is actually not exactly the liquid calculator, it is basically for lactose, it is basically for milk. To calculate milk you use barometers for, so it calculates the lactose and protein and everything. That is some different topic. Main issue is that barometer, what is a barometer? Barometer is a hardware which actually calculates the weight and converts it into, right, into a numerical value. Then a software takes that numerical value,
A hardware is the one which actually experience the pressure, and software actually calculates that pressure and converts it into readable format, the format in which you can understand the pressure. So it's a written program. Softwares are written program which is made for a specific purpose, and hardwares are the devices, actual physical devices, which is um, used for any specific purpose. A software resides inside of a hardware, but a hardware cannot reside inside of a software. Understood? That is your definition of a hardware and a software, which is you might have learnt in ninth class, but no, none has actually experience. You guys have been using computer since ages. uh, it's about 8 years. Eight, right? Since 8 years approximately, you guys have been using your laptops, phones, whatever there is, right? Then you don't know what is an input device, what is an output device. You might have known, right? You can't explain. You might have. It's better to give an example for the explanation. First, give the example of an explanation and then explain it in terms of that. That would be much easier for you to explain anything. So, DirectX is a written program which is made for the hardware. It's a software. So, whatever model you are creating inside of a computer can be rendered through DirectX. And OpenGL is basically a software, but it is made for graphic card. So if you are going to use a graphic card memory or graphic card strength to render a 3D geometry, then you will use an OpenGL. For the similar purpose, then you will go for OpenGL. If you're going to use a software written program to render a geometry, go to DirectX. Okay, you still don't know which one is better. Yeah. Which one is better? Let's simple way. I'll give you a very simple and very good option. Experience. Imagine a motorcycle, right? Imagine a motorcycle, and then imagine a motorcycle with a nitrogen oxygen, or what is that, nitro oxide cylinder, right? Imagine a motorcycle which doesn't have a nitro oxide cylinder, and imagine a motorcycle which has a nitro oxide cylinder. Which one runs faster? The first one, the one which does not has a nitro oxide cylinder. What is a nitro oxide cylinder? You don't know. Okay, I'll give you another example in your own term. So you guys both have been playing cricket, right? Let's go into that. Which one is better, a tennis ball or a ball which actually used inside of an international cricket? Deuce one, right? Which one is better? Why deuce ball and why not tennis ball? हाँ बोलो.
पर इंटरनेशनल मैच में कभी भी टेनिस बॉल लेके नहीं उतरते हैं, चाहे कोई भी कंडीशन हो। सीधी सी बात है। गली क्रिकेट में ड्यूस खेलोगे तो फट जाएगा सर, सीधी सी बात है। इंसान ही फट जाएगा, सीधी सी बात है। बट अगर चलो एज अ प्रोडक्ट देखा जाए तो आपको ऑप्शंस किस में ज़्यादा मिलते हैं? हाँ, नहीं तो इसको अगर जज किया जाए कि टेनिस है या ड्यूस कौन सा बेटर है, तो इसको तो आप बोल रहे हो अलग अलग कंडीशन पे डिपेंड करता है कि भाई आप गली क्रिकेट खेल रहे हो तो टेनिस में खेलो जब सेफ्टी कम रखनी है, और ड्यूस खेल रहे हो तो वो तो इंटरनेशनल क्रिकेट में यूज़ होता है। बट मैं अगर इसको बोलूँ कि इसको भी जज किया जा सकता है, अगर कोई भी चीज़ को जज करना होता है तो उसको तरीके से जज किया जा सकता है। हाउ मच ऑप्शंस यू विल गेट व्हेन यू यूज़ अ टेनिस बॉल। अगर टेनिस बॉल है तो उसमें कितने ऑप्शंस मिलते हैं आपको कि आप एक गेंद को अपने कंट्रोल में करके यूज़ कर सकते हो। आप लोग को पता है कि स्विंगर वाला जो है वो भाई इन स्विंग आउट स्विंग मारेगा, है ना, बाउंसर भी मिलेगा और उसको यॉर्कर भी मिलेगा। ठीक है, चार ऑप्शन मिल जाते हैं। वो आपको पता है कि टेनिस बॉल पे कैसे करना है। टेनिस बॉल में कैसे करते हैं स्विंग, इन स्विंग करने के लिए क्या करना होता है, ठीक है, आउट स्विंग करने के लिए क्या रहेगा, समझ रहे हो? करेक्ट है। और हाथ के लेंथ के हिसाब से आता है वो, बराबर। अब मेरे को ये बताओ कि टेनिस बॉल में आपको ये करने और ये करने, जो आप इन स्विंग और आउट स्विंग के लिए हाथ का जो लेंथ है उसको यूज़ करते हो, वो कितना डिपेंड करता है बॉल के ऊपर में कि कंट्रोल आपको दे। ड्यूस बॉल में बहुत ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा क्योंकि उसमें एरोडायनामिक टेक्नोलॉजी लगा के उन लोगों ने वो स्ट्रिंग्स तक जो होते हैं वो भी उसके काम के होते हैं, जो उसमें नकाशियाँ होती हैं। और जो टेनिस बॉल जो होती है उसकी नकाशी जो होती है वो एक लिमिटेशन तक की होती है, क्योंकि वो हवा को ब्रेक नहीं कर सकती। वो तो वो हवा अगर तेज़ चल रही होगी तो वो वहीं जाएगी जहाँ हवा फेंक रहे हो, है ना, आप कितना भी कर लो वो वहीं जाएगी जहाँ हवा के डायरेक्शन होगा, है ना। तो अब ज़्यादा हवा हो गई तो वो तो बाहर ही हो जाएगा। ड्यूस में भी थोड़ा असर पड़ता है, बट उसको आप स्मार्टली, हाँ, आप चेंज कर सकते हो उसको अपने तरीके से। तो ये जो कंट्रोल ज़्यादा मिल रहा है वो चीज़ बेटर हो जाती है। सो अगर नाइट्रिक ऑक्साइड सिलेंडर क्या होता है, स्पीड के लिए होता है। जब उसको एक्स्ट्रा पड़ता है ना तो वो बूस्ट देता है। कहाँ पे यूज़ होता है, तो कार्स में यूज़ होता है, जिसमें आपको जब रेसिंग कार जब यूज़ होती है ना तब ये नाइट्रिक ऑक्साइड यूज़ होता है, तब वो एक बस्ट देता है थोड़ी देर का। तो इसको तब यूज़ करते हैं जब आप सडन एक्सेलरेशन चाहते हैं, या तो जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं और या फिनिशिंग लाइन पे हैं और फिर यूज़ करते हैं ताकि आप वहाँ पहुँचना चाहते हैं। प्रॉबेबली एक बस्ट दे देता है, एक्सेलरेशन बूस्ट देता है। तो जिसके पास है ही नहीं बूस्ट, तो उससे बेहतर है कि जिसको बूस्ट मिल जाए, जिसको आप अपनी मर्जी से चूज़ कर सको कि स्पीड बढ़ा सकता हूँ या कम कर सकता हूँ। तो डायरेक्ट एक्स सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर की कैपेबिलिटी बढ़ नहीं सकती। सॉफ्टवेयर उतना ही काम करेगा जितना कंप्यूटर काम कर सकता है। कंप्यूटर इन द सेंस कोर प्रोसेसर, एक लिमिटेशन है। ग्राफिक कार्ड जो होता है, प्रोसेसर के पास क्या होता है, प्रोसेसर क्या होता है, हाथ होते हैं, एक्स्ट्रा एडिशनल हैंड होते हैं। तो वो एडिशनल हैंड जो होते हैं वो ऑलरेडी फिल्ड होते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम्स के काम चल रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर दिखाना, सॉफ्टवेयर के कलर दिखाना, सॉफ्टवेयर की प्रोसेसिंग करना। आप एक माउस कर्सर भी उठाते हो तो उसके पीछे में कितने ऑप्शंस काम करते रहते हैं, प्रोग्राम काम करते रहते हैं, वो आपको नहीं पता है। उसके कोऑर्डिनेट पकड़ते रहते हैं, एरो को दिखाते रहते हैं, इमेज दिखाता हुआ है पूरा, इतने सारे कैलकुलेशंस उसके ऑलरेडी हाथ कर रहे होते हैं। फिर आप उसको बोलेंगे कि एक 3D इमेज ज्योमेट्री फॉर्म करो, तो उसके वर्टाइसेस, वर्टाइसेस का कोऑर्डिनेट, यूवी कोऑर्डिनेट, एजेस का कोऑर्डिनेट, फेसेस का कोऑर्डिनेट, और फेसेस के सब डिवीजन। क्योंकि आप जो सब डिवीजन देखते हो ना वो एक्चुअली इमेजिनरी नहीं होता, वो ऑलरेडी हज़ारों सब डिवीजन में डिवाइडेड एक फेस होता है जो हम देख रहे होते हैं। जबकि यहाँ सॉफ्टवेयर में तो हम एक ही वैल्यू डालते हैं 1, और उसमें दिखता है कि उसमें कोई सब डिवीजन नहीं। लेकिन अगर नहीं भी है
तो भी अगर वो ज्योमेट्री दिख रही है तो वो सब डिवाइडेड छोटे छोटे पिक्सल की ज्योमेट्रीज या डिवीजन से बना हुआ है वो। इतने कैलकुलेशन वो ऑलरेडी कर रहा होता है और उसके ऊपर में एक और कैलकुलेशन डालोगे तो डायरेक्ट एक्स कैलकुलेशन इसलिए स्लो कैलकुलेशन होती है। कैलकुलेशन तब भी कर देगा कंप्यूटर, क्योंकि वो बहुत केपेबल होता है उसके पास कैलकुलेशंस के लिए, लेकिन उसमें लिमिटेशन होती है। ओपन जीएल में क्या होगा, बेसिकली एक सेपरेट ग्राफिक कार्ड पड़ा हुआ है, यानी कि 4 हाथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं और 2 हाथ एक्स्ट्रा बस खाली रखे हुए हैं, किस चीज़ के लिए, ग्राफिक्स ही कैलकुलेट करने के लिए। तो कौन सा बेटर होगा, ओपन जीएल, है ना। तो दायरा बढ़ाना है, देखना है, सोचना है किस में ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे, सॉफ्टवेयर में मिलेंगे। सही बात है, लिमिट तो हर चीज़ की है, बट जहाँ 4 हाथ ऑलरेडी बिजी हैं और उन पे एक और काम डाल दिया जाए तो आपका काम स्लो होगा, और वहीं 2 काम एक्स्ट्रा मिल रहे हैं आपको यूज़ करने के लिए, 2 हाथ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं यूज़ करने के लिए, तो आप 2 हाथ को यूज़ करोगे ना कि उन 4 हाथों को। ये डिफरेंस है ना। तो ओपन जीएल मोड यूज़ करते हैं। कंप्यूट टेंजेंट स्पेस पर फ्रेगमेंट, टेंजेंट यानी कि आपके वर्टेक्स का जो ऑप्शन होता है, जो वर्टाइस पॉइंटी है या स्मूथ है, वैसे तो स्मूथ वाला भी टेंजेंट होता है, बस ढेर सारे टेंजेंट का मिलके एक स्मूथ होता है। तो ज्योमेट्री को कैसे कंप्यूट करना है वो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, कि ज्योमेट्री अगर आपने, क्योंकि यहाँ स्मूथिंग नहीं आएगा ना, 3 दबाए और स्मूथ हो गया वो नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ज्योमेट्री रॉ आएगी, तो उसको कैलकुलेट कैसे करना है वो यहाँ से आएगा। यूवी टाइल सेटिंग UDIM कैन नॉट बी चेंज लेटर। तो बेसिकली यूवी टाइल रखने हैं कि नहीं रखने हैं। यूवी टाइलिंग का मतलब क्या होता है, टाइलिंग का मतलब क्या होता है, एक बार में रिपीटेटिव टेक्सचर्स यूज करने हैं कि नहीं करने हैं, तो वो ऑप्शन यहाँ पे देता है। वो एक अलग चीज़ हो जाती है। टाइलिंग का मतलब ये हो जाता है कि सीमलेस रिपीट कर देना, हर एक चीज़ जो भी बना रहे हो उसको रिपीट कर देना। तो रेंडर एक वैल्यू कोई एक्यूरेसी के लिए बार बार कैलकुलेट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ऑल एट अ टाइम आपको रिपीटेटिव ऑप्शन दे देगा। इंपोर्ट सेटिंग्स, इंपोर्ट कैमराज वगैरह अगर फाइल्स में है तो लेके आओ, ऑटो अनरैप लेके आओ, है ना। हमारे पास ऑलरेडी अनरैप है तो हम शायद इसको ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, हमें कैमराज नहीं चाहिए। इंपोर्ट बेक्ड मैप्स, अगर बेक्ड मैप्स हैं तो मैप बेकिंग 3D सॉफ्टवेयर्स में होती है, ठीक है, तो अगर वहाँ से आपने बेक कर ली है तो आप यहाँ ला सकते हो उसको। ज़रूरत है या नहीं है ये आप लोग ढूंढेंगे, ठीक है। बेकिंग का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मैप्स बोल सकते हो, और समझाओ उसको। हाँ, कैसे भी समझाओ, हिंदी इंग्लिश जैसे। अब इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, नहीं तो वो समझेगा कि फोटोशॉप में पेंट कर दिए तो वो मैप बेकिंग हो गया, क्योंकि आप भी वैसे ही सोच रहे हैं। चलो मैं आपको एक चीज़ सिंपल से समझाता हूँ। तो उसमें और नॉर्मल टेक्सचरिंग में अंतर क्या हुआ, बेकिंग और नॉर्मल टेक्सचरिंग में कुछ अंतर होता है। नॉर्मल टेक्सचरिंग में क्या होता है, आप पेंट करते हो टेक्सचर को, और वो टेक्सचर को 3D में ले जाके आप उसमें, जब भी शेडर और टेक्सचर अलग अलग होता है, तो जब शेडर उस पर अप्लाई होता है ना तो उस टेक्सचर की प्रॉपर्टी बदलने लगती है जब आप नॉर्मल टेक्सचरिंग करते हैं। जैसे कि अगर आपका रेड कलर आपने अपना तकिया बनाया हुआ है, तकिया चेक्स कलर का पैटर्न है, और उस चेक्स कलर के पैटर्न के ऊपर में जब शेडो पड़ेगी तो उसका कलर डार्क हो जाएगा। सिंपल सा फैक्ट है, रियल में भी अगर तुम अभी यहीं पे हो, तुम्हारी शर्ट ग्रीन है,
ठीक है, उस पर शेडो पड़ेगी तो उसका डार्क कलर हो जाएगा। ठीक है, और वो ओवर द टाइम बदलता जाएगा। अगर मैं लाइट्स को चेंज करता जाऊं या सूरज की लाइट चेंज होती जाती है ना, तो ओवर द टाइम वो कलर बदलता जाएगा, उसके शेड्स बदलते जाते हैं, वो चेंज होता जाता है। जितना लाइट में आते जाओगे उतना कलर लाइट होता जाएगा, ब्राइट होता जाएगा, और जितना डार्क में जाते जाओगे उतना कलर जो है शेड वो डार्क होता जाएगा। सीधी सी बात है, तो वो शेडर का इफेक्ट हो रहा है, ये नॉर्मल टेक्सचरिंग में होता है। बट मान लो जैसे गेम्स हो गया, गेम्स में एडिशनल लाइट नहीं लगाई जाती, आजकल लगा देते हैं, लेकिन पहले नहीं लगती थी 3D सॉफ्टवेयर्स में भी। तो जब पहले जब गेम खेला जाता था ना, तो उसमें क्या होता था कि अगर लाइट मैं लगा दूं और शेडर वैल्यू कैलकुलेट कर दूं तो गेम खेल ही नहीं पाऊंगा। आज भी अगर आप अपने कंप्यूटर में गेम ऑन करते हो और उसमें अपने ग्राफिक कार्ड को हटा दो, निकाल दो ग्राफिक कार्ड, और फिर गेम खेल के देखो कैसा चलता है। रेंडर, ज्योमेट्री रेंडर ही नहीं होगी, कैरेक्टर दिख रहा है, कैरेक्टर के 4 कदम की दूरी पर क्या ऑब्जेक्ट है कुछ नहीं दिख रहा, केवल पीछे का बैकग्राउंड, एक इन्वायरमेंट, HDRI इमेज दिखती रहेगी, और कैरेक्टर दौड़ता रहेगा दौड़ता रहेगा। और फिर खड़े कर दोगे ना कैरेक्टर को एक जगह पे, तब धीरे धीरे एक ज्योमेट्री, दूसरी ज्योमेट्री, तीसरी ज्योमेट्री रेंडर होना शुरू होगी। फिर उसको दौड़ा दोगे ना तो फिर सब गायब हो जाएगा। ये क्यों हो रहा है? दैट मीन्स कि हर चीज जो है वो रन टाइम रेंडर हो रही है। टेक्सचर्स जो होते हैं वो भी वैसे ही होते हैं, रन टाइम रेंडर पे काम करते हैं। शेडर क्योंकि बार बार बदलता है तो टेक्सचर अपनी प्रॉपर्टी बदलता है। बट गेम्स में क्या होता है, क्योंकि रन टाइम ही गेम खेल रहे होते हैं, तो हमें वो सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी होती है। इसके कारण कंसोल का, यानी जो रिमोट वाला जो आप डब्बा खेलते हो जिसमें, उसको कंसोल बोलते हैं, गेमिंग कंसोल। तो गेमिंग कंसोल का जो प्रोसेसर होता है वो आपके कंप्यूटर के प्रोसेसर जितना हैवी नहीं होता, तो उसके कारण उसमें रेगुलर रेंडरिंग होना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो उसमें अगर आउटपुट अच्छा लाना होता है तो क्या करते हैं, टेक्सचर की बेक कर देते हैं। टेक्सचर की बेकिंग का मतलब है लाइट कहीं पर भी बदलती रहेगी, लेकिन टेक्सचर के ऊपर में ही शेडो दिख जाती है, पेंट हो जाती है। मान लो शेडो पेंट कर रहे हैं फोटोशॉप में, अगर कोई ज्योमेट्री लूँ और उसमें शेडो पेंट कर दूँ, तो बाद में अगर मैं लाइट चेंज करता रहूँ तो उसकी शेडो बदलती नहीं है, वो वैसी की वैसी ही रह जाएगी। हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो पेंट है। बस यही चीज़ होती है 3D सॉफ्टवेयर में। जब आप कोई लाइट लगाते हो, और लाइट लगाते हो तो ज्योमेट्री के ऊपर यानी ज़मीन के ऊपर में उसकी शेडो बनने लगती है ऑब्जेक्ट की। बस ज़मीन के टेक्सचर को बेक कर दो तो क्या होगा, ज़मीन के टेक्सचर के ऊपर में शेडो अपने आप बनी बनाई आएगी, तो आपको ऑब्जेक्ट वहाँ पे लाके रख देना वर होता है। वो इजी ही होती है, यही बेकिंग जब गेम्स के लिए की जाती है। फाइल हैवी भी नहीं करता है, इजी भी रहता है। तो एक बार क्या किया जाता है गेमिंग इंजन्स में या इसमें, कि सबसे पहले 3D सॉफ्टवेयर में पूरा का पूरा, गुड मॉर्निंग, तो 3D सॉफ्टवेयर में या सबसे 3D सॉफ्टवेयर में पूरा का पूरा गेम इन्वायरमेंट बना लेते हैं, फिर उसके पूरे टेक्सचर को बेक कर लिया जाता है एक बार में। तो पूरे टेक्सचर जब बेक हो जाते हैं तब वो आपके पास पहुंच जाता है। फिर डायरेक्ट टेक्सचर अप्लाई करोगे तो शेडोज, शेडर, रिफ्लेक्शन ऑलरेडी बना बनाया टेक्सचर में, इमेज में रहेगा, तो वो बदल नहीं सकता। लाइट चेंज करोगे तो वो बदलेगा नहीं, उसमें कोई मॉड्यूलेशन नज़र नहीं आएंगे, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर गेम प्ले वैसा ही है, गेम के अंदर लाइट्स बदल नहीं रही हैं, तो फिर वो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए, लाइट भी हो जाएगा, हैवी भी हो जाएगा। इसलिए जो प्रीवियस गेम्स थे उन सब में केवल लाइट बेकिंग की जाती थी, टेक्सचर बेकिंग कीजिए। वो लाइट बेकिंग, टेक्सचर बेकिंग एक ही मतलब है, कि मतलब टेक्सचर लाइट्स जो है वो दिखाई जा रही है ना, तो वो ऑलरेडी पहले होता था। अब क्या हो गया है, अनरियल इंजन और यूनिटी इंजन आ गए, प्लस क्या हो गया, जनता के पास ना थोड़ा हैवी कंप्यूटर परचेज करने की ललक आ गई है, लोग खरीद रहे हैं, जैसे आप खुद अभी खरीदने वाले हैं, हैवी सिस्टम्स ले रहे हो ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब आपका सिस्टम जो है वो रन टाइम कैलकुलेशन कर सकता है, तो कहीं ना कहीं हम शेडर और रिफ्लेक्शन को रन टाइम कैलकुलेट करवा देते हैं।
तो जितने आपके PS4 आए, PS5 आए, उन सब जगहों पे क्या हो गया, 35,000 का कंसोल खरीदने को रेडी हो गए हो आप, है ना। तो अब उसके अंदर जो कोर प्रोसेसर आएगा वो वही i5 कोर प्रोसेसर आएगा, तो वो इसको कैलकुलेट करके दिखाता है। समझ रहे हो, ये सिस्टम है कैलकुलेशन का, 3D का वर्ल्ड ही ऐसे ही काम करता है। तो आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। कलर मैनेजमेंट अगर कोई आप यूज़ कर रहे हो नया, LUT वगैरह, तो वो यूज़ कर सकते हो, नहीं तो लेगेसी यानी पुराना वर्जन यूज चलने दो। ओके करोगे, द प्रोजेक्ट हैज़ बीन, डू यू वांट टू सेव, डिस्कार्ड करेंगे। अब ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास, ठीक है। इसको साइड व्यू से देख लो तो आपके पास ज्योमेट्री आ गई, और यहाँ देखो ट्रांसफ़र हुआ शेडर, ठीक है। उसको ऑफ भी करूँगा तो फिर मैं सेपरेट ऑफ कर सकता हूँ, राइट। मेरे पास ज्योमेट्री आ गई, अब मैं इस पर पेंट करना शुरू कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी इसको यहीं तक रखते हैं, बाद में फिर हम इसको सेव करोगे तो SPP फाइल पे सेव होता है ये, और ये भी भारी होती है, तो इसलिए इसको डिलीट कर देना जब काम हो जाए तो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।